वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री के अपने इस पहले चैप्टर में। दिस इज़ योर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री बुक इन क्लास 7th, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल, ये हमारा पहला अध्याय है इतिहास का। इतिहास की अपनी इस पूरी पुस्तक में इस वर्ष यानी क्लास 7th में हम अपनी बात वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने क्लास 6 की हिस्ट्री में अपनी बात कंप्लीट की थी। यानी क्लास 6 की हिस्ट्री जहाँ तक पढ़ी गई है उसके आगे के कालखंड में, उसके आगे के टाइम पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो एंशियंट पीरियड की हिस्ट्री है, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास है। उसके बाद मध्यकाल यानी मेडिवल पीरियड जो है उसको हमें अपने इस क्लास 7th में पूरे वर्ष में अलग अलग चैप्टर्स के रूप में पढ़ना है। अपने इस पहले चैप्टर को हम शुरू करते हैं। इस पहले चैप्टर में आगे आने वाले सभी चैप्टर्स की थोड़ी सी भूमिका, थोड़े से विषयों की चर्चा की गई है। हमारा चैप्टर शुरू होता है दो अलग अलग मैप्स के साथ, जो हमारे पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 यानी पहले दोनों पृष्ठ पर बने हुए हैं। इसमें से पहले मैप की बात हम पहले करते हैं। ये पहला मैप इंडिया का है। पहली बार देखने में ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि ये भारत का ही एक मानचित्र है, लेकिन ये मानचित्र भारत का ही है और इसे बनाया गया था 12वीं सदी में। एक अरब भूगोलवेत्ता थे अल इदीरसी, उनके जरिए ये बनाया गया था। इनकी चर्चा भी है, अल इदीरसी। और ये 1154 यानी 1154 में इस मैप को उन्होंने बनाया था। भारत से पश्चिम में, हमारे देश के पश्चिमी हिस्से में और उससे और बाहर यानी विश्व में अगर हम पश्चिम एशिया की बात करेंगे तो वहाँ पर अरब जगत पड़ता है। और मध्यकाल में, जबकि पूरी दुनिया में एक डार्क एज मानी जाती है, अरब ज्योग्राफर्स ने, अरब स्कॉलर्स ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो विश्व को उनका कंट्रीब्यूशन कही जा सकती है। और उनमें ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दुनिया में मैप मेकिंग में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन अरब ज्योग्राफर्स का, अरब स्कॉलर्स का माना जाता है। इसी कड़ी में एक अरब भूगोलवेत्ता थे अल इदीरसी, जिन्होंने 1154 में भारत का मानचित्र बनाया। लेकिन इस मानचित्र में कुछ कमियां हमें आज के तौर पर दिखाई देती हैं। जैसे ये पूरा का पूरा मैप ही उल्टा बना हुआ है। इसमें श्रीलंका नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ दिख रहा है और भारत जो है उसके दक्षिण में है। इवन भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो दक्षिणी हिस्सा है, वो भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। तुलनात्मक तौर पर अगर आप श्रीलंका को देखेंगे, श्रीलंका का आकार बहुत बड़ा दिखता है, जैसा कि वास्तव में भारत की तुलना में नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये मानचित्र आज से लगभग 900 साल पहले बनाया गया है। लगभग 850 साल, 900 साल पहले बनाया गया मानचित्र है। 1154 का मानचित्र है ये। इस पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई हैं और उन लोकेशंस को लिखा भी गया है साथ ही साथ उनकी अपनी भाषा में। ये अरब भूगोलवेत्ता थे, इसलिए उन्होंने अरबी भाषा में जगहों की लोकेशंस को भी दिखाया है अपने तरीके से। नदियों को और जो भी फीचर्स उनको समझ में आए हैं, पर्वतों को, सारे फीचर्स को दिखाने का प्रयास किया गया है अल इदीरसी के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने दूसरे मानचित्र की, जो हमारे दूसरे चैप्टर में है। और ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन का बनाया हुआ है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर का बनाया हुआ है। कार्टोग्राफर या मानचित्रकार हम कहते हैं हिंदी में उसे। कार्टोग्राफी इज ए साइंस और आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। कार्टोग्राफी या मानचित्र विज्ञान या मानचित्र की कला, हम उस विधा को कहते हैं जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेशन करके जगहों के मानचित्र बनाते हैं। हम बात कर रहे थे अपने दूसरे मानचित्र की, जो हमारे पेज नंबर 2 पर है। ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर का बनाया हुआ मैप है और ये बनाया गया है 1720 में। यानी अगर हम दोनों मैप्स को ध्यान दें तो पहला मैप जो 1154 में बना है, इसके बाद दूसरा मैप 1720 में बना है। यानी इनके बीच में कई सदियों का अंतर है, कई सौ साल गुजर चुके हैं इनके बीच में, इन मानचित्रों को बनाने में। तो स्वाभाविक तौर पर इस समय तकनीकों में काफ़ी अंतर आया है। हम दूसरे मानचित्र को भी ध्यान से देखें। ये जो दूसरा मानचित्र है, ये दिशा के लिहाज से काफ़ी सही दिख रहा है। भारत के आकार प्रकार को भी सही ढंग से ये दिखाता है। इवन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर विस्तृत ढंग से बनाई गई हैं। विशेष करके अगर आप कोस्टल इलाकों की बात करें, तटीय क्षेत्रों की बात करें, तो इनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ करेक्ट है। और अंदरूनी भारत के बारे में, इंटरनल पार्ट के इंडिया के बारे में भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। साथ में श्रीलंका के आकार प्रकार को भी दिखाया, समझाया गया है। ये जो मैप है, ये मैप बनाया गया था ग्विलाम द लिस्ले नाम के इस कार्टोग्राफर के जरिए। और उन्होंने अपने मानचित्र में भारत की और उसके आसपास के देशों की, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इस दशा को
मैप में दिखाया है। तो स्वाभाविक तौर पर मैप मेकिंग की ये जो आर्ट थी, कार्टोग्राफी जिसे मैंने बताया, ये दशकों में, सदियों में काफ़ी हद तक बदलती चली गई। जैसे जैसे हमारा तकनीकी ज्ञान बढ़ता गया, हम और दुनिया से परिचित होते चले गए, तो हमारी मैप मेकिंग की जो कला थी वो और विकसित होती चली गई। इसलिए अलीदीरसी के मानचित्र में भले ही कमियां हों, लेकिन इस बात का श्रेय उन्हें देना होगा और बाकी अरब ज्योग्राफर्स को भी इस बात का श्रेय देना होगा कि उन्होंने उस दौर में मानचित्र बनाने के प्रयास किए। हम जब इस दूसरे मैप को देखते हैं जो कि फ्रेंच कार्टोग्राफर के जरिए बनाया गया था, तो इस मैप में हमें कन्नौज की लोकेशन भी दिखाई देती है जो मध्य भारत में पड़ता है। ये जो कन्नौज नाम का जगह है ये बहुत पॉपुलर था। आपने क्लास 6 की हिस्ट्री में पढ़ा है, हर्षवर्धन का जो काल था ये भारत के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था। तो स्वाभाविक तौर पर इस जगह की भी चर्चा इस मैप में बनाई गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो तटीय इलाके हैं, जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उनके बारे में आश्चर्यजनक तरीके से बहुत सही जानकारियाँ दी गई हैं। इन मैप्स की बात आपने कर ली कि ये जो मैप हैं एक से दूसरे युग में बनाए गए, इसीलिए उनकी मैप मेकिंग की जो आर्ट है, मैप मेकिंग का जो साइंस है, इसे साइंस और आर्ट दोनों कह सकते हैं। आर्ट इसलिए क्योंकि इसमें आप अपनी कला दिखाते हैं, रंगों का, चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, और विज्ञान इसलिए क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है। रेखा चित्र और मानचित्र में बहुत बड़ा फ़र्क है। रेखा चित्र में केवल रेखाएं खींच करके आप अपनी बात समझाना चाहते हैं, लेकिन मानचित्र में बगैर मान निकाले, बगैर कैलकुलेशन किए आप मैप नहीं बना सकते। इसलिए मैप मैथमेटिकल है, उसमें ज्योमेट्री इस्तेमाल होती है, उसमें साइंस इस्तेमाल होता है। इसलिए मानचित्र बनाने की जो विधा है उसको आप विज्ञान भी कहेंगे और कला भी है। ये दोनों रूपों में आप इसको जानेंगे। हम कार्टोग्राफी की बात कर रहे थे। कार्टोग्राफी की टेक्निक्स सालों में, सदियों में बहुत बदली। अब इतिहासकार के सामने जो उस दौर का इतिहास बताता है, अब हम सबसे पहले बात करें इस चैप्टर के नाम के अनुरूप। हम फिर से पहले पेज पर जाते हैं। चैप्टर का नाम ही लिखा है 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल। तो वो कौन से 1000 वर्ष हैं, पहले हमें ये जानना चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि हमने क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है, यानी भारत की प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है, और इस वर्ष हमें मध्यकाल का इतिहास पढ़ना है। हमने पिछले साल जहाँ पर बात अपनी ख़त्म की थी वो साल था 700 सी यानी कि 700 ईस्वी, और वहाँ से लेकर के 1750 ईस्वी तक का जो समय है 1750 सी, इसको हमें इस वर्ष अध्ययन करना है, और इसको हमने मध्यकाल या मेडिवल पीरियड माना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से। तो हमें अपने इस चैप्टर में भी और इस पूरे वर्ष में जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे उसमें ये जो समय सीमा वर्षों की दी गई है, इन 1000 वर्षों के भीतर ही हमें भारत में हुए परिवर्तनों की, चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, पॉलिटिकल चेंजेस हों, इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज हो रहा था, सोशल कंडीशन में, कल्चरल सिनेरियो में क्या बदल रहा था, हमें इसी के बारे में अपने सारे चैप्टर्स में बारी बारी बात करनी है। हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैप मेकिंग की बात हम कर रहे थे। कार्टोग्राफी जो कि काफ़ी कुछ बदल चुका था, तो इतिहासकार जो आज के दौर में इतिहास का अध्ययन करते हैं इतने पुराने समय का, तो उनको बहुत सारे सोर्सेज पर जाना पड़ता है, उन स्रोतों को तलाशना पड़ता है जिससे वो इतिहास की पुनर्रचना कर सकें, फिर से उस इतिहास के बारे में लोगों को बता सकें। और इसीलिए इतिहासकार पुराने युगों के जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैप्स हैं और जो टेक्स्ट लिखे गए हैं, वो टेक्स्ट रिलीजियस भी हो सकते हैं, धार्मिक प्रकार के लेखों में भी बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा आपने क्लास 6 में पढ़ा है। जैसे ऋग्वेद और बाकी सारे धार्मिक ग्रंथों में भी बहुत सारी भौगोलिक और सामाजिक सूचनाएं हमें मिलती हैं। तो ये सब मिला करके ही कोई इतिहासकार उन पृष्ठभूमियों में इतिहास की पुनर्रचना करता है। लेकिन जब हम एक लंबे युग का इतिहास लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इतिहासकार को बहुत सचेत होना पड़ता है, बहुत जागरूक होना पड़ता है, क्योंकि शब्दावलियाँ या जो टर्मिनोलॉजी है वो लगातार बदल जाती है। उदाहरण के लिए समझाया गया कि एक ही भाषा जो पुराने समय में इसी नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसके बोलने लिखने के तरीके में काफ़ी फ़र्क था, और आधुनिक जो ढंग की जो भाषा है उसमें बदलाव है। यहाँ उदाहरण फ़ारसी का दिया गया है। एक समय में भारत की राजभाषा ये रही है, मुग़लों के पीरियड में बड़े लंबे समय तक भारत में चलन में रही है। अभी भी हम अगर अपने जिला और सेशन कोर्ट्स को देखें तो वहाँ पर लिखी गई जो सामान्य भाषा है उसमें फ़ारसी के बहुत सारे शब्द एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं कानूनी दस्तावेज़ों में। लेकिन मध्य युग में लिखा गया जो फ़ारसी भाषा है और आधुनिक युग की जो फ़ारसी भाषा है उनमें काफ़ी अंतर है। शब्दों के उपयोग में अंतर है, यानी कई सारे शब्द जो पुरानी मध्यकालीन भाषा में नहीं थे, मेडुअल पीरियड की फ़ारसी में नहीं थे, आधुनिक फ़ारसी में वो हमें दिखाई भी देते हैं। साथ साथ नए शब्दों के अलावा जो पुराने शब्द हैं उनका मीनिंग भी चेंज हो गया है। यानी पुराने समय में, मध्यकाल में उनका मीनिंग कुछ और निकलता था, लेकिन आधुनिक समय में अब हम उनको नए अर्थों में लेते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया हिंदुस्तान का। इस शब्द को कहते ही आपको पूरे
देश का जो अक्ष है, हमारा पूरा इंडिया का जो मैप है वो आपके सामने दिखने लगता है। और आजकल हम इसे जानते हैं, हिंदुस्तान शब्द कहते हैं कि हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। सामान्य रूप से आधुनिक अर्थों में हम इसे पूरे भारत के अर्थ में ही लेते हैं, लेकिन जब इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया इस शब्द को 13वीं सदी में, एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार थे उस दौर में, सल्तनत पीरियड के, मिन्हाजुस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था एक ऐसी जगह के लिए जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आती थी। दिल्ली सल्तनत के बारे में अभी हमें पढ़ना है, एक पूरा सेपरेट चैप्टर। दिल्ली सल्तनत में जो दिल्ली के आसपास स्वाभाविक तौर पर केंद्रित थी, इसलिए उसका नाम दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले वो सभी क्षेत्र जो इसके आसपास ही हैं, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच पड़ने वाले जो दोआब के इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों को ही केवल हिंदुस्तान का दर्जा दिया गया था। यानी मिन्हाजुस सिराज ने अपनी बुक में हिंदुस्तान केवल इन्हीं क्षेत्रों के लिए लिखा था। यानी पूरी तरीके से इसका जो पॉलिटिकल मीनिंग है वो ये था कि दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आने वाले जितने भी इलाके हैं वो हिंदुस्तान कहे जाएंगे। इसमें कहीं पर भी दक्षिण भारत की चर्चा नहीं है, यानी हिंदुस्तान की मीनिंग में साउथ इंडिया की कहीं पर कोई कल्पना नहीं थी। इसके बाद साल बीतते हैं, बाद में भी इतिहास लिखे गए। हमें क्योंकि पूरे मेडिवल पीरियड की बात करनी है तो सल्तनत पीरियड के साथ साथ मुग़ल पीरियड भी हमें पढ़ना है। मुग़लों की शुरुआत होती है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से, जो कि भारत पर 1526 में आक्रमण करता है और अपना राज्य इस्टेब्लिश कर लेता है। 1526 सी इस साल वो भारत आता है और भारत पर आक्रमण करके जीतता है और अपना साम्राज्य बनाता है, जिसको बाद में मुग़ल वंश या मुग़ल साम्राज्य कहा गया। बाबर क्योंकि एक शायर भी था, एक राइटर भी था, उसने एक पुस्तक लिखी थी तुझके बाबरी। उस अपनी पुस्तक में उसने हिंदुस्तान शब्द को इस्तेमाल किया है दोबारा से। आप देखें मिन्हाजुस सिराज के बाद लगभग 200 साल के बाद ये शब्द फिर से इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस बार ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, यानी जो टेरेन टाइप है, पहाड़ हैं, मैदान है, डेजर्ट इलाके हैं, यहाँ पर मिलने वाले जीव जंतुओं के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में, इवन यहाँ पर जो लोग हैं यानी यहाँ के कल्चर के बारे में भी लिखा गया है। यानी बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा व्यापक रूप से किया बजाय मिन्हाजुस सिराज के। अमीर खुसरो, जो कि मेडिवल पीरियड में, सल्तनत पीरियड में ही एक बहुत बड़े राइटर थे, जिनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। हिंदी की जिस खड़ी बोली का हम उपयोग करते हैं, जिसमें आप और हम बातचीत भी कर रहे हैं, सामान्य रूप से हम इसी का इस्तेमाल करते हैं हिंदी बोलते समय। इस हिंदी की खड़ी बोली को शुरू करने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो ही थे, इसलिए उनको तोताए हिंद कहा जाता है। बहुत सारे वाद्यंत्र भी उन्होंने बनाए थे। हिंद शब्द का इस्तेमाल इन्होंने भी किया था 14वीं सदी के दौरान, और ये काफ़ी हद तक इसी मीनिंग से मिलता जुलता था जो कि बाद में बाबर ने इस्तेमाल किया, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में इस्तेमाल किया गया है। अब ये हमें समझ में आ जाता है कि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का चयन करते समय, इन शब्दों का मीनिंग निकालते समय, तब जबकि हम कोई पुरानी पुस्तक पढ़ रहे हों, और विशेष करके अगर वो 500 साल पहले या 1000 साल पहले लिखी गई है और कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो उस शब्द का उस समय में क्या अर्थ था हमें इसके अनुसार ही समझना पड़ेगा, और वो समझ करके ही हम उस दौर का इतिहास फिर से लिख सकते हैं, उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। इतिहासकारों की ये बहुत बड़ी समस्या है, इतिहासकारों को इस बारे में बहुत सावधान रहना पड़ता है, इसलिए ये विषय भी आपके इस चैप्टर में शामिल किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो अर्थ हैं शब्दों के वो बदलते हैं। अभी उदाहरण हमने देखा हिंदुस्तान के रूप में, यहाँ बताया गया कि अतीत के जो शब्द थे वहाँ उनका अर्थ अलग था, अभी अलग है। एक और शब्द है, बड़ा पॉपुलर शब्द है ये, फॉरेनर यानी विदेशी। सामान्य रूप से हम उस व्यक्ति को विदेशी कहते हैं जो हमारे अपने देश का न रहने वाला हो, जो भारतीय नहीं हो, नॉन इंडियन हो, उसको हम फॉरेनर कहेंगे। लेकिन पुराने दौर में बहुत सारी जगहों पर ये जो विदेशी या फॉरेनर शब्द लिखा है, जिसको हमारी लोकल भाषा में, हिंदी में हमने उसको परदेसी और फारसी में अजनबी शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये शब्द हमारे पुरानी टेक्स्ट में, पुरानी किताबों में उस दौर की मिलता है, लेकिन इसका अर्थ भारत के बाहर का व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ है हर वो व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर गांव का नहीं हो, दूसरे गांव से किसी पहले गांव में जाने वाला व्यक्ति पहले गांव के लिए या दूसरे गांव के लिए अजनबी हो सकता है। यानी अगर आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपकी संस्कृति का वो व्यक्ति नहीं है तो आप उसको विदेशी या फॉरेनर, परदेसी, अजनबी, इन सभी नामों से जानते हैं। ये उदाहरण है हिंदुस्तान और विदेशी या फॉरेनर जैसे शब्द, जिससे आप ये अनुमान कर सकें कि इतिहासकार का काम कितना मुश्किल होता है। वो पुराने तथ्यों को, पुराने डॉक्यूमेंट्स को जब वो तलाशते हैं, पुराने मैप्स को पढ़ते हैं, तो उनको उसी समय के अर्थ में समझने की कोशिश करते हैं, वरना इतिहास जो वास्तव में है उससे बहुत अलग हो जाएगा। इसलिए इतिहासकार बहुत सचेत होते हैं इस बारे में।
हम हिस्ट्री के डिफरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं कि हम किसको कौन सा युग मानेंगे, किसको हम कौन सा नामकरण करेंगे। आपने पिछले साल गुप्त वंश के बारे में पढ़ा है, गुप्त डायनेस्टी के बारे में, और हर्षवर्धन पर आकर के आपकी बात समाप्त होती थी पिछले वर्ष। इस साल हमें बात करनी है 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक, 700 CE से 1750 CE तक। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, इन्हीं 1000 वर्षों के दौरान जो चेंजेस भारत में आ रहे थे, हमें उसके बारे में पढ़ना है। अब इस दौर का जो इतिहास है उसको जानने के लिए उस दौर में लिखी गई जो सामग्री है, उस दौर में मिलने वाली जो चीज़ें हैं, खुदाई में बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, उस समय का जो आर्किटेक्चर है, उस समय के जो कॉइन्स हैं, राजा बहुत सारे सिक्के चलाते थे अपनी सल्तनत में, अपनी जो उनकी राज्य हुआ करते थे उनमें चलन के लिए, तो उन कॉइन्स पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी राजा के बारे में, उनके राज्यों के बारे में। तो वो सब भी इतिहासकार के लिए एक सोर्स हैं जानकारी लेने का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के ये सारे सोर्सेज हैं, यानी कि कॉइन्स, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जितने इंस्क्रिप्शन हैं, उस समय का जो आर्किटेक्चर है और लिखे गए बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं, ये सभी सामग्रियां हैं, ये सभी सोर्सेज हैं इतिहासकार को उस दौर की बातें जानने के लिए। हमें ये भी देखना है कि जिस दौर की हम बातें कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले वर्ष में बातें की थी क्लास 6 में, कि उस समय जो चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादातर हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई, जो बहुत सारे पांडुलिपियाँ लिखी गई उनके रूप में थी, लेकिन पांडुलिपियाँ ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थीं और इनका मिलना इतना सहज नहीं था, इनकी उपलब्धता कम थी, इसीलिए कम मात्रा में लिखा जाता था। बाद में पेपर ईजिली अवेलेबल होने लगे। हम अगर एंशिएंट पीरियड से निकल करके मेडिवल पीरियड में आए तो इस दौरान कागज़ जो है वो सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर लोगों को मिलने लगा। इसकी वजह से चाहे वो रिलीजियस टेक्स्ट हो, चाहे राजाओं के, शासकों के क्रॉनिकल्स लिखे गए हों, या इसके अलावा जो तमाम सेंट्स थे उनकी टीचिंग हो, संतों का लेखन हो, उनके उपदेश हों, अर्जियाँ हों, जो जुडिशियल एक्टिविटीज़ जितनी भी की जाती थी, यानी अदालतें, जो न्यायालय चल रही थी राजदरबारों की, उनमें जो भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंटेशन किए थे उनके लिए भी पेपर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। जो खर्च किया जाता था, जो आय व्यय होती थी, उनका अकाउंट्स लिखने के लिए भी पेपर इस्तेमाल होता था। यानी इस बाद के मेडिवल पीरियड में पेपर की अवेलेबिलिटी हो गई थी, पेपर लोगों को उपलब्ध था और बड़े पैमाने पर हमारे पास लिखी सामग्री भी इस दौर में मिलती है। जो समस्या हमें पिछले वर्ष आ रही थी कि प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक तो लिखा हुआ बहुत कुछ नहीं है, दूसरी बातें जो लिखा है उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, बाद में हालांकि वैदिक पीरियड में ऋग्वेद और दूसरे और वेदों को, उपनिषदों को पढ़ा गया है, जिससे उस समय के कालक्रम के बारे में हम काफ़ी कुछ जान पाते हैं। ये जो पांडुलिपियाँ हैं ये आजकल पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में, आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज़ में पड़ी हुई हैं। लाइब्रेरी और आर्काइव्स की डिफिनीशन भी बताई गई है, इन जगहों पर हमें मिल जाती हैं। लेकिन क्योंकि उस दौर में लिखी गई जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी कुछ बातें, मैंने शब्दों के बारे में बताया, इस तरीके से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको पढ़ना थोड़ा जटिल है, थोड़ा कठिन है, इसीलिए ये बहुत श्रम साध्य कार्य है, बहुत सारा लेबर इसमें लगता है, बहुत सारे इतिहासकार को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। एक उदाहरण दिया है कागज़ के मूल्य के बारे में। मैं कागज़ की चर्चा अभी कर रहा था आपसे कि किस प्रकार से मध्यकाल में कागज़ आसानी से उपलब्ध होने लगा, बहुत सारी सूचनाएं आपको मिलने लगी। इतिहासकार के लिए थोड़ी सुविधा वाली बात है। हम तुलना करके देखते हैं, 13वीं सदी के बीच में कोई विद्वान है, उसकी पुस्तक की प्रतिलिपि की उसको आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक बात है कि उस समय में कोई ज़ेरॉक्स मशीन नहीं थी, प्रिंटिंग नहीं हो सकती थी। आप उसकी दूसरी प्रति बनाने का अर्थ है कि आप उस प्रति को दोबारा से लिखेंगे, उस चीज़ को देख करके दोबारा आप उसे लिखेंगे। और क्योंकि पेपर भी अवेलेबल नहीं था तो ऐसी सारी पांडुलिपियाँ, ऐसी सारी पुरानी लिखी गई जो टेक्स्ट थी जिसकी उस विद्वान को आवश्यकता नहीं थी, तो वो कागज़ की उपलब्धता के लिए उस पांडुलिपि पर लिखी गई चीज़ों को साफ़ कर देते थे, मिटा देते थे और फिर से उस पर उसकी दूसरी लिपि या उसकी दूसरी कॉपी बनाया करते थे। आजकल तो बड़ा आसान है, आपको पेपर आसानी से मिल जाता है, मेडिवल पीरियड में भी ऐसा है। लेकिन जब और पहले की जब आप बातें करते हैं, जब पेपर इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में लिखी हुई सामग्रियाँ मिलती हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं मेडिवल पीरियड में। हालांकि इस दौर में भी छापे खाने यानी प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं थे, और लिखने का जो काम था या नकल करने का जो काम था उनको नकल नवीस कहा जाता था, उनको लिपिक कहा जाता था। और यही पांडुलिपियों से भी और लिखी गई सामग्रियों से उनकी प्रतिकृति या उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी या उनकी सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी बनाया करते थे। इसमें भी एक समस्या आती है लिखावट की। इसका बड़ा एक रोचक उदाहरण आपको दिया गया है। आप सभी हम जब स्कूल नहीं जाते हैं, किन्हीं दिनों में हमारा कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, लिखाई गई कोई चीज़ हमने पूरी नहीं की है, तो अपने मित्रों से, अपने क्लासमेट से हम उनकी कॉपियाँ ले लेते हैं और उनको देख करके लिख लेते हैं। लेकिन हमें समस्या तब ज़्यादा आती है
जब हमारे मित्र की लिखावट, हमारे क्लासमेट की दी हुई जो कॉपी है उसमें लिखी गई जो लेखनी है, उसकी हैंडराइटिंग वो थोड़ी स्पष्ट नहीं है। काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा, और ऐसा कम हिस्सा है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कुछ चीज़ें अंदाज़ा लगा करके भी लिखते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसलिए अनुमान करके हम उसके बाद की चीज़ों को थोड़ा सा जहाँ पर परिवर्तन की आवश्यकता है वहाँ पर लिख देते हैं, ये मान करके कि जो लिखा गया है उसके अनुरूप आगे वाली लाइन या आगे वाला शब्द यही होगा। इसमें एक बड़ा समस्या भी आती है। आपने अपने हिसाब से उसको जैसा भी समझ लिया, और बाद में आपकी ही कॉपी अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा और आपका मित्र ले जाता है लिखने के लिए, तो उस बदली हुई चीज़ को वो अपने तरीके से दूसरी बार फिर बदल देता है। इस तरीके से कई बार कॉपियाँ एक से दूसरे हाथ में जाते हुए उसका वास्तविक स्वरूप काफ़ी कुछ बदल जाएगा। हम लिखावट की बात कर रहे थे, लिखावट स्पष्ट नहीं है, हमारे अगले पेज में समझाया है। उस समय जो फ़ारसी और अरबी, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई थी भारत में मेडुअल पीरियड में, शासकों के जरिए इसको सपोर्ट किया गया था। फ़ारसी और अरबी को आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई थी, फ़ारसी उसमें विशेष करके। इसमें दो तरह की लिपियाँ, दो तरह की मैन्युस्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती थी। एक को कहा जाता था नस्तलिक और दूसरे को नाम दिया गया था शिकस्त। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, हम देखें तो इन दोनों की ही एक पिक्चर आपके इस पेज पर दी गई है। दाहिनी तरफ यानी राइट हैंड साइड में जो लिखी गई लिपि है उसको नाम दिया है शिकस्त लिपि, और जो दूसरी जो बाईं तरफ लिखी गई लिपि है उसका नाम है नस्तलिक। आपको देखने से, हालांकि ये भाषा शायद आप नहीं पढ़ पाएँ, अरबी या फ़ारसी लिखी हुई भाषा है, फ़ारसी लिखी हुई भाषा है, इसको पढ़ने में, लेकिन देखने से हमें लगता है कि ये जो बाईं तरफ लिखी गई जो पहली भाषा है, ये भाषा थोड़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि इनमें जो शब्द लिखे हैं उनमें थोड़ी सी दूरी है, स्पेस है, क्लियरली समझ में आते हैं, बहुत गहराई से, सघन रूप से नहीं लिखे गए हैं। और वास्तव में इतिहासकारों को इसको ही पढ़ने में ज़्यादा सुविधा होती है। अरबी फ़ारसी की जो जानकार हैं ये नस्तलिक की लिपि को पढ़ना ज़्यादा बेहतर मानते हैं बजाय शिकस्त के पढ़ने के, क्योंकि शिकस्त को देखने से ही लगता है कि ये बहुत सघन रूप में लिखी गई है, बहुत शॉर्टकट में लिखी गई, और ये डिफ़िकल्ट टाइप की लिपि है। तो लिपि की जो लिखावट है, यानी कि कोई ग्रंथ, कोई भी लिखा गया टेक्स्ट आपको अगर इन अलग अलग लिपियों में मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर अगर वो शिकस्त में है तो उसको पढ़ने में असुविधा होगी, उसकी मीनिंग समझने में भी हमें समस्या आएगी। तो इस तरीके से हम बात करते हैं आगे कि प्रतिलिपियाँ जो बनाने वाले लिपिक थे वो छोटे मोटे बदलाव भी कभी कभी कर दिया करते थे, जब उन्हें पीछे वाली जो पांडुलिपियाँ लिखी गई हैं, जो पीछे वाले टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनमें कभी कभी थोड़े बहुत बदलाव कर देते थे। अब ये समस्या गंभीर कब बनती है? हमने जो समय लिया है अपने इस पूरे क्लास 7th के लिए मेडुअल पीरियड का, वो लगभग 1000 साल का समय है। हम ये मान लें कि कोई ऐसा टेक्स्ट है जो लगभग 814 CE में लिखा गया है, और बाद में इसकी जो कॉपी है वो कॉपी की जानी शुरू की गई लगभग 1200 ईस्वी में, यानी लगभग 400 साल के बाद हमने इसकी कॉपी करनी शुरू की। और कई सारे शब्द थे जो स्पष्ट नहीं हो रहे थे, तो अपने हिसाब से आपने पहली वाली जो लिपि थी इसकी, इससे पहली वाली जो लिखी गई चीज़ थी, आपने उसका एक दूसरा कृति बनाया, लेकिन इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर 5 जगह पर आपने चेंजेस किए। बाद में इसको फिर से अगले 150 साल के बाद फिर से लिखा गया, 1350 में फिर से लिखा जाए। इस बार लिखते समय फिर उस समय के लोगों को पढ़ने में कई सारी असुविधाएं होंगी, लिपि की वजह से, उनके शब्दों की मीनिंग की वजह से, तो वो अगली जो कृति बनाएंगे वो कृति भी स्वाभाविक तौर पर कई सारे बदलाव ले आएगी। पहली लिपि में जहाँ पर पहली जो कृति थी, पहली जो ज़ेरॉक्स कॉपी थी, एक्चुअल में पहली जो उसकी प्रतिलिपि थी उसमें 5 बदलाव थे, अगली वाली में स्वाभाविक तौर पर 12 बदलाव हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को समझ करके जहाँ पर अस्पष्टता है वहाँ पर अपनी चीज़ें भी उसमें डालेगा। इस तरीके से अगर हम मान लें कि ये जो क्रम है 1000 साल का, ये कई बार बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते हुए चला जाए और एक ही मूल जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ की 1000वीं कॉपी आपके हाथ में आती है, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें शायद कई हज़ार बदलाव किए जा चुके हैं, और मूल पुस्तक में क्या लिखा गया था उससे 1000वीं पुस्तक में, ये जो पहली पुस्तक है इससे 1000वीं पुस्तक में काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई हैं। यानी अगर इतिहासकार को 1000वीं पुस्तक मिलती है तो उसको वाकई बिल्कुल अलग सा इतिहास समझ में आएगा, जो कि वास्तव में नहीं था। ये लिखने के भ्रम की वजह से, लिपियों में कॉपी करने की जो गड़बड़ियाँ हैं उसकी वजह से चली आई हैं। इसलिए इतिहासकार इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कोई भी एक पुस्तक, कोई भी एक टेक्स्ट जो लिखा गया है उसकी ओरिजिनल कॉपी कहाँ पर है, कितने समय पहले लिखी गई है और किस संदर्भ में ये इसको लिखा गया है। ये सब बातें अनुमान करके ही आप इतिहास के सही तथ्यों को जान पाते हैं। हम बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने बात की कि अगर एक व्यक्ति की लिखी गई कृति को कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्रतिकृति या प्रतिलिपि बनाता है, उसकी सेकंड कॉपी बनाने की कोशिश करता है, थर्ड फोर्थ कॉपी बनाने की कोशिश करता है, तब तो बदलाव आते ही हैं। कई बार ये जो लिखने वाले उसके खुद के लेखक है, जिन्होंने खुद ही वो किताब लिखी है,
उन्होंने भी कई बार ऐसे बदलाव किए हैं, यानी कि एक लेखक ने एक ही पुस्तक को पहले एक बार लिखा और कुछ सालों के बाद जाकर के दूसरी बार फिर से लिखा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जियाउद्दीन बर्नी का है। ये 14वीं सेंचुरी के एक इतिहासकार थे, ये भी दरबारी इतिहासकार थे, सल्तनत पीरियड में शासकों के अंतर्गत काम करते थे। इन्होंने पहली बार जो अपना क्रॉनिकल लिखा है वो 1356 में लिखा, 1356 में, और बाद में 2 साल के बाद ही एक दूसरा वर्जन लिखा है, यानी 1358 में एक दूसरा वर्जन भी बर्नी का लिखा हुआ मिलता है। और इन दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है, यानी कि जैसे हो सकता है 2 सालों के दौरान बर्नी की जानकारी बढ़ी हो, उनके विचार कुछ बदले हों और उन्होंने इतिहास को अपने हिसाब से 2 सालों के दौरान ही बदल करके दिखाया है। हालांकि जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करते हैं तो पुस्तकालयों में उसमें से एक प्रति खो गई थी, इसलिए 1971 में जाकर के 1971 में आर्काइव से हमें ये दूसरी प्रति मिलती है और हमें पता चलता है कि जियाउद्दीन बर्नी का जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो असल में 2 अलग अलग फॉर्म में है, जो 2 साल के अंतराल में लिखा गया है और उनमें जानकारियाँ भी काफ़ी अलग हैं। ये हमने बात कर ली कि किस प्रकार से हम उस दौर के इतिहास का लेखन करते हैं, इतिहासकार किन बातों का ध्यान रख करके उस दौर के इतिहास के बारे में लोगों को बताते हैं। अब हमें पढ़ना है कि जो राजनीतिक और सामाजिक समूह इस 1000 वर्ष के दौरान भारत में पनप रहे थे, जिनका विकास हो रहा था, इनके बारे में भी हमें जानना है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ हमें प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी लेनी है। लगातार मानवीय सभ्यता के विकास के साथ हमने नई नई टेक्नोलॉजी भी सीखनी शुरू की। आपने पहिए का आविष्कार किया, व्हील का। ये जो पहिए का आविष्कार था ये केवल वाहन चलाने के लिए ही नहीं था, बहुत और जगहों पर भी इसका बहुआयामी उपयोग हो रहा था। सिंचाई में रहट के लिए आप देख सकते हैं चित्र में बना हुआ है, इस तरह की एक संरचना कुओं के साथ बनी होती थी और ये पूरी व्हील्स जो है वो घूमती जाती थी और इसके साथ लगे हुए जो स्ट्रक्चर्स थे वो अंदर से कुएं के अंदर से पानी को बाहर निकाल लेते थे। यानी व्हील्स का जो इस्तेमाल था वो कई जगहों पर किया जा रहा था। आपने गांधी जी का चरखा देखा है, चरखे में कताई करने के लिए, यानी कि कपास से धागा, फिर धागे से कपड़ा बाद में बनता है। कपास से धागा बनाने के लिए आप चरखे का इस्तेमाल करते हैं कताई के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जो बाद में आग्नेयास्त्र इस्तेमाल किए जा रहे थे, जहाँ पर बारूद का इस्तेमाल हो रहा था, उनमें भी आपने देखा है कि तोपों की व्हील्स के लिए, तोपों की को चलाने के लिए भी नीचे व्हील्स का इस्तेमाल किया गया। यानी बहुत जो तकनीकें थी उनका बहुआयामी उपयोग हो रहा था। कहाँ कहाँ पर आप उपयोग कर सकते थे, इसके बारे में लोगों का जानकारी लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में जो विकास हो रहा था वो तो था ही था, साथ ही साथ खान पान में भी एक बड़ा बदलाव समय के साथ आता जा रहा था। बहुत सारी नई एग्रीकल्चरल क्रॉप्स भी भारत में इंट्रोड्यूस हो रही थी, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिर्च, मक्का, आलू। ये सब भारत में पुराने दौर में हमारे सब कॉन्टिनेंट में इनकी खेती नहीं होती थी, लेकिन ये भी नई क्रॉप के तौर पर भारत में अब उगाई जाने लगी थी। और स्वाभाविक बात है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी और नए तरह के खान पान भारत में आ रहे थे, ये केवल विचार या ये केवल प्रौद्योगिकी और केवल फसलें नहीं आ रही थी। जो लोग बाहर से आते थे वो अपने साथ नए तरह के विचार, नए तरह के आइडियाज़ भी लेकर के आते थे, जिससे आपका कल्चर धीरे धीरे इनरिच होता जाता था और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल हर तरीके का परिवर्तन लगातार होता जाता था। इन सारे परिवर्तनों की, इन सारे चेंजेस की डिटेल हम अपने आने वाले चैप्टर्स में 5th में 6th 7th चैप्टर में इसी साल में पढ़ेंगे। हमने देखा था अपने पिछले वर्ष के हिस्ट्री की बुक में कि किस प्रकार से जो मनुष्य था वो एक यायावर जीवन जीता था, यहाँ वहाँ भटकता था, एक आखेटक की तरह, एक हंटर की तरह, हंटर गैदरर की तरह यहाँ से वहाँ तक घूमता रहता था। और धीरे धीरे फिर बाद में वो एक कृषि समुदाय में तब्दील हुआ, उसने अपने जीवन को स्थायी बना लिया, वो खेती बाड़ी करने लगा। धीरे धीरे उनके जीवन में स्थायित्व आ गया, स्थायित्व आया, धीरे धीरे कस्बे बनने लगे, कबीले बनने लगे और सरदार। आपने हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लेकर के वैदिक पीरियड तक ये देखा है कि किस प्रकार से नगर की संरचना बनती है, एक व्यक्ति सरदार के तौर पर या राजा के तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा बाद में बहुत सारे और बदलाव होने लगे, नए नए जो कबीले थे उनका आकार बढ़ने लगा, वो राज्यों के रूप में दिखाई देने लगे। बहुत सारे सामुदायिक वर्ग भी हमें दिखाई देते हैं। एक बड़ा प्रचलित शब्द इस दौर का है, इस पूरे मेडिवल पीरियड का, राजपूत। राजपूत जिसका लिटरल मीनिंग राजपुत्र होता है। राजपुत्र का मतलब राजा का बेटा, सन ऑफ किंग। और इससे राजा का बेटा या राजपुत्र से बिगड़ करके ये शब्द राजपूत के रूप में चलन में आ गया। और ये आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता था जो वॉरियर्स थे, जो युद्ध लड़ते थे, और सामान्य रूप से उनको क्षत्रिय वर्ण का माना जाता था। वर्ण व्यवस्था के बारे में भी आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है। ये ऑक्यूपेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन था, यानी कि पूरी तरीके से काम के आधार पर हमारी सोसाइटी का डिवीजन था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने पीछे पढ़ रखा है, मैं मान के चलूँगा कि आप ये चीज़ जानते हैं। क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे ये जो राजपूत थे। राजपूत जो हैं, जब क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत
इन्होंने धीरे धीरे अपने एम्पायर खड़े कर लिए थे। तो ये जो उनके एम्पायर थे उनको संभालने के लिए इनको अपने नीचे बहुत सारे राजाओं और सामंतों पर भी निर्भर रहना पड़ता था। इसके अलावा जो सेनापति और सैनिक, सामंत और उनके नीचे के जो भी अधिकारी थे वो भी क्योंकि युद्धों से संबंधित थे तो वो भी अपने आप को राजपूत की संज्ञा देते थे और इन शासकों की सेवा में वो कामकाज करते थे। इसके अलावा आपको बहुत सारे कवि और चारण भी मिल जाएंगे जो राज दरबारों में हुआ करते थे दरबारी कवि के रूप में, और वो अपने राजाओं के बल पराक्रम के बारे में बहुत सारी बातें लिखा करते थे। बहुत ज़्यादा बातें वो कभी कभी बढ़ा चढ़ा करके भी लिखते थे। सामान्य रूप से कोई भी दरबारी जो इतिहासकार है, दरबारी जो कवि है, वो राजा के बारे में अगर अच्छी बात लिखेगा तभी उसे पुरस्कार मिलेंगे, तभी उसको तमाम तरह के अनुदान दिए जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें पाने के लालचवश जो कवि है, जो चारण है, वो राजाओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता था। कभी उनमें काफ़ी कुछ बातें सत्यता के भी करीब थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो पूरी तरीके से कपोल कल्पना थी, यानी राजाओं के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती थी। हमने जैसा जाना कि इस दौर में राजपूत के रूप में हमें एक वर्ग दिखाई देता है भारत में जिसका उदय हो रहा था। इसके अलावा कई सारे और छोटे छोटे ग्रुप्स भी हमें दिखते हैं जो बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन को पाते हैं। इनमें मराठा हैं, सिख हैं, जाट हैं हमारे पश्चिमी हिस्से में, अहोम अगर हम बात करें अपने पूर्वोत्तर राज्यों की, असम और उसके आसपास के हिस्सों में। इसके अलावा कायस्थ भी जो कि लिपिक और मुंशियों का काम करते थे लिखने पढ़ने का, लेकिन बाद में इन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कई जगहों पर राज्य भी बनाए, बहुत बड़े बड़े योगदान इन्होंने भी दिए। तो ये सभी जो राजनीतिक के अलावा ये जो सामाजिक बदलाव हमारे समाज में हो रहे थे, नए नए वर्गों का उदय हो रहा था, ये भी इस मेडिवल पीरियड का एक बड़ी विशेषता है। इस पूरे दौर में क्योंकि आपने जाना कि लगातार अगर नगर बढ़ रहे हैं, सभ्यताएं बढ़ रही हैं, उनको नए क्षेत्र की आवश्यकता है। लोगों की जनसंख्या बढ़ने के साथ खेती की ज़मीन की भी ज़रूरत ज़्यादा है, तो जंगलों की कटाई तेज़ी से होने लगी, खेती के इलाके बढ़ने लगे। स्पष्ट रूप से गंगा का, यमुना का जो मैदानी इलाका है उसमें काफ़ी कुछ जंगल हटा दिए जाने लगे और वहाँ पर धीरे धीरे अब छोटे बड़े नगर और राज्य बसने लगे थे। और इसकी शुरुआत हमारे प्राचीन भारत से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि आपने वहाँ पर पढ़ा है कन्नौज नाम का एक समृद्ध नगर था जो कि इसी गंगा यमुना दोआब में, गंगा की वैली में ही पड़ता था। यहाँ पर पर्यावास, हैबिटेट एक शब्द इस्तेमाल किया है। ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर रहता है। और जबकि हमने कहा कि यहाँ पर जंगल काटे जा रहे थे, जंगलों में बदलाव हो रहा था, तो यहाँ पर जंगलों में रहने वाली जो ट्राइब्स हैं, जो वनवासी लोग हैं, इनको जंगलों के कट जाने की वजह से मजबूर होकर के अपने जगह को छोड़ करके जाना पड़ा। इनमें से बहुत सारे लोग तो बाद में किसान बन गए, छोटी मोटी किसानी का काम करने लगे। और जो लोकल मार्केट्स थी, जो वहाँ पर रहने वाले जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जो पुजारी थे, मठ और मंदिर, उनसे भी इनका जीवन प्रभावित होने लगा। जबकि जंगलों में रहने के दौरान इन चीज़ों से वो बिल्कुल नावाकिफ़ थे, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। मंदिरों के बारे में, मठों के बारे में, बाज़ारों की व्यवस्था के बारे में, राजाओं और उनके सिस्टम के बारे में वनवासी लोगों को जानकारियाँ ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब ये जंगल नष्ट कर दिए गए, ये सामान्य लोग बन गए, ये कृषक लोग बन गए और गाँव में रहने लगे, तो इन गाँवों का जीवन पूरी तरीके से इस नई व्यवस्था के साथ प्रभावित हुआ और उससे जुड़ने लगा। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा कि राजा जो तमाम तरह के टैक्सेस लेता है, इनमें से बहुत सारे टैक्स भी ये जो नए वनवासी थे, जो कि अब नए किसान बन गए थे, इनको देने पड़ते थे। इस तरीके से हमें एक अमीर और गरीब के बीच का जो एक डिवीज़न है वो भी दिखाई देने लगता है। समाज में एक तरह का जो अंतर है आर्थिक आधार पर वो भी दिखाई देता है, कामकाज के आधार पर तो अंतर है ही। कुछ ऐसे किसान आपको दिखेंगे जो इसी दौर में जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत बड़ी संख्या में जानवर भी हैं और इसके अलावा वो खाली समय कुछ और भी काम कर रहे हैं, उनके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर समृद्ध किसान और जो गरीब किसान या आम किसान है, इसका भी अंतर आपको दिखाई देने लगा। समाज में अंतर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। हमारी सोसाइटी जो प्राचीन काल से ही, एंशिएंट पीरियड से बहुत सारी वर्ण व्यवस्था में बटी थी, बाद में वो व्यवस्थाएं जन्म के आधार पर हो जाती हैं, जातियाँ आ जाती हैं। फिर बाद में इस काल में जातियों के अलावा बहुत सारी उपजातियाँ भी जुड़ने लगीं और उन उपजातियों की पहचान बेसिकली की जाती थी उनकी जो बैकग्राउंड थी, यानी बाय बर्थ उनकी जो पहचान है, और उनके व्यवसाय के आधार पर भी, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर भी। इस तरीके से समाज में एक तरह का डिवीज़न ऊंचा और नीचा का आने लगा कि कौन सा तरह का कार्य ऊंचा है, किस तरह का कार्य नीचा है। ये दर्जे हालांकि स्थायी नहीं थे, इसमें आगे वर्णन मिलता है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हमें मिलते हैं कि ये जो दर्जे दिए गए हैं ऊंचे नीचे की, ये स्थायी नहीं है, क्योंकि कोई भी एक विशेष जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति बाद में अगर उसके पास सत्ता आ जाए, यानी वो राजा हो जाए, उसके पास कबीले का सरदार वो बन जाए, उसका प्रभाव बढ़े, उसके पास धन की उसकी उपलब्धता उसकी बढ़ जाए, संसाधनों पर बड़ा कब्जा उसको मिल जाए, तो समाज में उसका दर्जा बदल जाता था। वो अपने आप को राजा या शासक घोषित कर देता था। इस प्रकार से काफ़ी कुछ बदलाव इस दौर में लगातार होते गए। और क्योंकि हमने पढ़ा है कि जातियाँ भी अस्तित्व में आ चुकी थी, उनकी बहुत सारी उपजातियाँ भी बनी थी,
तो ये जातियाँ अपने अपने हिसाब से नियम बनाती थी जिनका पालन उन जाति के लोग किया करते थे। उन जातियों ने बहुत सारी सभाएं बना रखी थी। जाति पंचायत एक सभा अस्तित्व में थी और उसमें बड़े बुजुर्गों की मदद से वो जातियाँ अपने बारे में कोई नियम या कानून कायदे बनाती थीं और बाकी सारे जो लोग थे उनके गांव में रहने वाले लोग उन नियमों का वो पालन करते थे। इस प्रकार से ये जो जाति पंचायतें हैं ये एक छोटी यूनिट के तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन में हमें दिखाई देती हैं। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रों और साम्राज्यों की। ऐसे बहुत सारे साम्राज्य जो इस पूरे मेडिवल पीरियड में बने, यानी 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के बीच में भारत में बहुत सारे साम्राज्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार प्रकार के बने। अगले आने वाले जो हमारे 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2 बात करेगा चोल एम्पायर की, जो कि साउथ इंडिया में है। तमिलनाडु का जो बड़ा क्षेत्र है ये इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद तुगलक्स की बात हम पढ़ेंगे जो कि सल्तनत पीरियड है, ये हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है। और फिर मुगलों की चर्चा हम करेंगे अध्याय 4 में। और इस तरीके से फिर हम भारत में इनके कितने विस्तृत इलाके थे, यानी चोल एम्परर्स जो थे उन्होंने अपना क्षेत्र कितना बड़ा बनाया था, तुगलक्स ने कहाँ तक का क्षेत्र अधिकृत किया था और मुगलों का साम्राज्य कितना बड़ा था, इसके बारे में हमें धीरे धीरे जानकारियाँ होंगी जैसे जैसे हम अपने चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान की चर्चा है, गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। अच्छी बात का मतलब है जब राजाओं के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी जाएँ, लिखी गई ऐसी चीज़ को हम जो संस्कृत में लिखा जाए उसको प्रशस्ति कहा जाता था। इंग्लिश में भी प्रशस्ति शब्द ही इस्तेमाल होता है क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। तो स्वाभाविक बात है गयासुद्दीन बलबन के दरबार में या तो कोई व्यक्ति था जो संस्कृत जानता था या उनकी सेवाएं उन्होंने ले रखी थी। तो इस प्रशस्ति में संस्कृत में गयासुद्दीन बलबन के बारे में लिखा है कि उसका साम्राज्य बहुत बड़ा था। वो पूर्व में बंगाल से लेकर के, बंगाल को इस समय में गौड़ लिखा है, बंगाल का जो क्षेत्र है वो ये है, आजकल बांग्लादेश भी है इसमें और भारत का भी बंगाल है। बंगाल से लेकर के इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिम में अफगानिस्तान तक, यानी पाकिस्तान को पूरा पार करके अफगानिस्तान की जो सीमाएं हैं जो आपके इस मैप से भी बाहर चली जाती हैं, यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र है ये बलबन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा लिखने वाले ने अपनी प्रशस्ति में संस्कृत में ये भी लिखा है कि दक्षिण भारतीय क्षेत्र को भी गयासुद्दीन बलबन ने अपने अधिकृत करने का प्रयास किया था और यहाँ के जो रहने वाले अलग अलग जो राजा थे या अलग अलग जो लोग थे उनकी सेनाएं भी बलबन के सामने बिल्कुल भाग जाती थी। बलबन इतना बहादुर था, उसकी सेनाएं इतनी ताकतवर थीं। ये जो लिखी गई बातें हैं ये साफ तौर पर ये भी दिखाती हैं कि कई बार इस तरह की प्रशस्तियाँ या जो टेक्स्ट जो राजाओं के बारे में उनके क्रॉनिकल्स में भी लिखे जाते थे, काफ़ी कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखे जाते थे। विजय अभियानों के बारे में ये जो दावे किए गए हैं, अभी जो मैंने बताया कि पूर्व से पश्चिम तक और फिर दक्षिण भारत तक भी बलबन अभियान कर रहा था और उसके अभियान बहुत सक्सेसफुल थे, इनके बारे में किए गए जो दावे हैं ये ज़्यादातर बहुत सारी बातें उनमें मनगढ़ंत हैं, जोड़ी गई घटाई गई बातें हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हैं। ये अमीर खुसरो की चर्चा मिलती है। अमीर खुसरो को मैंने बताया था इसे तोताए हिंद कहा गया था, खड़ी बोली का आविष्कारक है ये, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। इसने भारत में भाषाओं की भी पहचान की क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत लंबे समय तक इसने भारत में शासकों की सेवा की और साहित्य रचना भी की। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, इस तरह की बहुत सारी भाषाओं का इसने वर्गीकरण किया। एक तरीके से जो भारत में भाषाएं बोली जाती थी उनकी क्लासेस इसने डिवाइड की कि किस क्षेत्र में भारत की कौन सी भाषा बोली जाती है। इनमें से आप बहुत सारी भाषाएं देखेंगे, जैसे गौड़ी भाषा है, बंगाल में चलन में नहीं है, लेकिन हम बंगाल में बांग्ला भाषा को जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी की चर्चा है, लेकिन अवधी के अलावा आप जानते हैं भोजपुरी का भी एक फॉर्म है जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में चलन में रहता है। तमिलनाडु में महाबारी के बारे में लिखा है, लेकिन आप जानते हैं तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कई सारी भाषाएं ऐसी हैं। तेलंगानी भाषा तेलंगाना के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में अभी भी बोली जाती है। पुराना आंध्र प्रदेश था, अभी तेलंगाना है, लेकिन ये भाषा सही है। इस प्रकार से कई सारी भाषाओं के नामकरण जो उस दौर में समझे गए थे वो एज इट इज़ आज तक हैं, लेकिन कई सारी भाषाओं के नाम भी बदल गए और इवन कई सारी भाषाएं भी अपने उस क्षेत्र से हट करके दूसरे क्षेत्रों में चली गईं या किसी नई भाषा ने उसकी जगह ले ली। अमीर खुसरो जिसने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, बहुत सारा राइटिंग्स इसने की है भारत के बारे में, उसने इन सभी भाषाओं के अलावा एक और भाषा की चर्चा की है और वो भाषा है संस्कृत। इसको बताया गया कि ये किसी क्षेत्र की भाषा नहीं है, एक पर्टिकुलर इलाके में नहीं बोली जाती है, ये विद्वान लोगों की भाषा है, केवल ब्राह्मण इनको जानते हैं, आम जनता इसको नहीं जानती। और वास्तविकता में ये जो संस्कृत भाषा है ये भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। इससे निकल करके भारत की ज़्यादातर भाषाएं बनी हैं। इसका अर्थ है कि अमीर खुसरो ने भाषाओं पर अच्छा खासा कार्य किया था। उसने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास भी किया था और इस वजह से उसका जो लेखन है वो हमें बहुत कुछ जानकारी दे पाता है उस दौर के सामाजिक दशा के बारे में। हमने बात की थी 700 से लेकर के 1750 के बीच में। हर्षवर्धन के पीरियड तक आते आते भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिनके ज्योग्राफिकल जो उनका डायमेंशन था वो सेट हो गया था, यानी वहाँ पर किस प्रकार की भाषाएं बोली जाएंगी, किस प्रकार की संस्कृति वहाँ पर पनपेगी, क्योंकि इसी को बाद में
अमीर खुसरो ने पुस्तकों में अपनी दिखाया है कि कहाँ पर कौन किस प्रकार की भाषा है। बाद में जब हम ये जानते हैं कि बहुत सारे एम्परर्स थे, बहुत सारे एम्पायर्स खड़े हो रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पर वो अपना इलाका बढ़ाने के लिए दूसरे साम्राज्यों के साथ युद्ध भी किया करते थे। यानी बहुत सारी टकराहटें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपको दिखाई देंगे। हम जबकि सेकंड चैप्टर में चोलों के बारे में या खिलजीज़ और तुगलक के बारे में थर्ड चैप्टर में और मुगलों के बारे में फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, तो हमें ये स्पष्ट समझ में आएगा कि किस प्रकार युद्धों से ये जो साम्राज्य है धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाते चले गए और बहुत विशाल, बहुत बड़े आकार के बन गए। 18वीं सदी, अब यहाँ पर जहाँ पर आपके सारा चैप्टर जहाँ पर कंप्लीट होता है, आपकी हिस्ट्री के सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, मुगलों तक ये कड़ी चलती है। मुगलों के वंश जब समाप्त होने लगे, अध्याय 10 इसीलिए लिखा है, बिल्कुल आखिर में जाकर के आपको दिखाई देगा कि जब मुगल कमज़ोर होने लगे, जो कि देश में सेंट्रल पावर के तौर पर दिखाई देते थे, जब वो कमज़ोर होते हैं तो बहुत सारे छोटी छोटी रियासतें पनपने लगती हैं और वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर के छोटे बड़े राज्यों के रूप में अपना शासन करने लगती हैं। आपको हैदराबाद के निज़ाम या अवध के नवाब, और आप दक्षिण भारत में बात करें मराठों की, बाद में पश्चिम उत्तर प्रांत में आप बात करें सिखों की, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स खड़े होते हुए दिखाई दिए जब मुगलों की शक्ति ढलान पर थी, मुगल जब समाप्त हो रहे थे। और इस प्रकार से ये सारा जो दौर था पूरे 1000 साल का, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए जो हमें प्रशासन क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में दिखते हैं। इकोनॉमी और उसके मैनेजमेंट के लेवल पर भी बहुत सारा अंतर हमें दिखाई देता है। कल्चर, भाषा, ये सब में काफ़ी सारा बदलाव हो रहा था। हम बात करते हैं जब सभी बदलावों की, सामाजिक बदलावों की, सांस्कृतिक बदलावों की, तो धर्म एक बड़ा विषय है, रिलीजन, इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। पुराने दौर में जैसा हमने पढ़ा कि वैदिक पीरियड में बहुत सारी देवी देवताओं की कल्पना होने लगी थी। सामान्य रूप से वो देवी देवता प्रकृति की शक्तियों से जुड़े हुए थे, इसीलिए इंद्र, वरुण, अग्नि, इस प्रकार के देवताओं की हम कल्पना करते हैं। बाद में ये देवता थोड़े जटिल होने लगे और जो आस्थाएं थी उनका स्वरूप सामूहिक हो गया, यानी मंदिर, मस्जिद, मंदिर और इस तरह के जो धार्मिक स्थान थे उनके बनने की शुरुआत हो गई थी। आजकल हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वास्तव में हिंदू नाम भी बाहर से आयातित नाम है, बाहर से लिया हुआ नाम है, क्योंकि ये नामकरण पड़ा है सिंधु नदी के नाम पर। हम जानते हैं कि जो अरबी लिपि है, अरबी लिपि में जो लिखा हुआ शब्द स है, ये वहाँ की लिपि में नहीं मिलता और इसीलिए स की बजाय अरबी लिपि में स की जगह जो उसका प्रतिस्थापन है, उसके बदले जो रिप्लेसमेंट शब्द जो उसका है वो ह है। इसीलिए हमारे देश में जो बहने वाली सिंधु नदी जिसके आसपास सभ्यताएं बसी थीं, उस सिंधु नदी को अरब जगत के जो लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करते थे और हिंदू नदी के कारण ही इस देश का नाम उन्होंने हिंदुस्तान दिया और इसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कह दिया, जहाँ से ये शब्द चलन में आया। आजकल खैर हम जानते हैं धर्म के रूप में हम इसे हिंदू धर्म के नाम से ही जानते हैं। जब हम बदलावों की बात कर रहे हैं इस मिडिल पीरियड में, तो बहुत सारे नए नए देवी देवता भी आने लगे और क्योंकि राजा महाराजाओं का भी बहुत सारा जो संपर्क था, संबंध था और उनका बहुत सारा लाभ था, वो मंदिरों से और पुरोहितों से सीधे तौर पर जुड़ गया था। इसीलिए मंदिरों के निर्माण में हमें राजाओं की भूमिका दिखाई देती है। बड़े बड़े मंदिर और उनके जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें काफ़ी सारा धन खर्च किया जाने लगा, मंदिरों में अच्छा खासा मात्रा में धन रखा रहता था और राजा को सामाजिक मान्यता के रूप में ब्राह्मण के सहयोग की आवश्यकता भी थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आपको मैंने पीछे ही बताया कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से क्षत्रिय नहीं भी है, लेकिन अगर वो अपने पुराने कामों को छोड़ करके अगर वो शस्त्र धारण कर लेता है, अगर वो दंड धारण कर लेता है और अगर वो शासन करने का प्रयास करता है तो वो क्षत्रिय मान लिया जाता था। और ये क्षत्रिय मानने की जो परंपरा थी, इसके लिए उस शासक को ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि ब्राह्मण एक इंटेलेक्चुअल क्लास था, एक पढ़ा लिखा वर्ग था और उसकी कही गई बातें समाज में मान्यता के रूप में मानी जाती थी। इसीलिए अगर ब्राह्मणों ने किसी को एक सर्टिफिकेट दे दिया, ब्राह्मणों ने अगर उनको प्रमाणित कर दिया कि ये व्यक्ति क्षत्रिय है, तो वो उस व्यक्ति को क्षत्रिय मान लिया जाता था और समाज या जो प्रजा है वो राजा को स्वीकार कर लेती थी। इसलिए राजाओं को ब्राह्मणों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके कोई व्यक्ति जो जन्मना क्षत्रिय नहीं है उसको भी क्षत्रिय घोषित कर दिया जाता था। हम बात करते हैं अलग अलग वर्गों की। हमने राजपूत और डिफरेंट जो मराठा, अहोम्स, इनके अभ्युदय इनका हो रहा था वो तो हमने पढ़ा ही। संस्कृत के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है। इन संस्कृत की जानकारी ब्राह्मणों को थी और क्योंकि वो बहुत जानकार थे, विद्वान लोग हुआ करते थे, इसलिए इनका समाज में आदर भी था। और ये जो संरक्षक थे, जो राजा लोग थे, इनकी भी समाज में पहचान बनाने में ब्राह्मणों की भूमिका थी। इसीलिए धीरे धीरे समाज में इनकी पहचान और इनकी भूमिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी। यहाँ पर इसीलिए संस्कृत के ज्ञान और ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की जानकारी को इसके साथ लिंक किया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं।
ये जो बदलाव आ रहे थे, मैंने कहा कि जो ईश्वर की कल्पना थी वो सामान्य कल्पना से यानी प्रकृति की शक्तियों से निकल करके जटिल ईश्वर की तरफ जाने लगी। बाद में जटिलता ज़्यादा गंभीर हो गई, तो यानी विशद कर्मकांड आ गए, तो लोगों का थोड़ा एक इसके प्रति रुझान कम हुआ। और बाद के समय में हम देखते हैं कि विशद कर्मकांडों से निकल करके ऐसे देवी देवताओं को गढ़ा जाने लगा, माना जाने लगा, जो सामान्य लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी। तमाम जो लिखने वाले कवि और साहित्यकार थे और बहुत सारे ऐसे जो धार्मिक लोग थे, धार्मिक संत थे, उन्होंने देश भर में एक तरह का भक्ति आंदोलन चलाया। बहुत सारे बदलाव है। हिंदू धर्म के अलावा भारत में एक महत्वपूर्ण धर्म है इस्लाम। ये कुरान शरीफ के संदेशों पर आधारित है और भारत में सबसे पहली बार 7वीं सेंचुरी में, 7वीं सदी में व्यापारियों के साथ ये भारत आया था। दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत हुई थी। और बाद में हम देखते हैं कि जो पश्चिम क्षेत्र से उत्तर भारत में आने वाले जो बहुत सारे आक्रमणकारी राजा थे, जो अरब जगत से बिलोंग करते थे, उनका धर्म भी क्योंकि इस्लाम था, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से इस्लाम के प्रचार का प्रयास किया। ये जो इस्लाम है वो कुरान शरीफ को अपना सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ मानता है और एक ईश्वर, एक अल्लाह में यकीन रखता है। इस प्रकार से ये जो अलग अलग धर्म हैं वो भारत में चलन में हैं और इनमें भी बाद में बहुत सारे डिविजन्स हैं। हिंदू में भी जैसे आप बहुत अलग अलग तरह के सेक्ट्स देखते हैं, अलग अलग तरह कोई गणेश को पूजता है, कोई हनुमान को पूजता है, कोई शक्ति के रूप को पूजता है, कोई शिवलिंग को मानता है। इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी यानी इस्लाम में भी बहुत सारी डिवीज़न हो गई। इसकी पहली जो मेजर डिवीज़न आपको दिखाई देती है वो डिवीज़न है शिया और सुन्नी के रूप में। तो शिया वो लोग थे जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद थे अली, उनको मुसलमानों का लीडर मानते थे, उन लोगों को शिया कहा गया। और सुन्नी वो लोग थे जो कि पैगंबर साहब के उत्तरदायित्व को खलीफाओं के अंतर्गत मानते थे, यानी खलीफाओं का वर्चस्व जो लोग मानते थे उनको सुन्नी कहा गया और जो लोग अली को मानते थे वो शिया कहे गए। और बाद में केवल यहीं तक इसका डिवीज़न यहीं तक नहीं दिखता है, हमें बाद में दिखता है हनफी और शफ़ी के रूप में बहुत सारी और जो डिवीजन्स हैं इस्लामिक न्याय सिद्धांत के हिसाब से वो भी मुसलमानों में हमें दिखाई देती हैं। यानी बहुत सारे धर्म के अंतर्गत भी बहुत सारे जो अलग अलग डिवीजन्स हैं वो हमें चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उन सभी चीज़ों में हमें दिखाई देती हैं। इस प्रकार से धार्मिक विकास भी इस दौर में लगातार होता रहा। राजाओं के जरिए भी, सुल्तानों और बादशाहों के जरिए भी धर्म को एक प्रमोट किया गया अपने फ़ायदे के दृष्टिकोण से। हम हमेशा जब भी इसको पढ़ेंगे कि राजनीति किस प्रकार से धर्म से मिली है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि राजनीति सदैव केवल धर्म का उपयोग करती है। वास्तव में राजा का कोई धर्म नहीं होता। राजा हो, सुल्तान हो, बादशाह हो, उसका धर्म केवल राजधर्म है। उसको अपने राज्य को ताकतवर बनाना है, लंबे समय तक शासन करना है, ताकतवर शासन करना है और इतिहास में अपनी अमर छाप छोड़नी है। अपने वंशजों को, उसके अपने बेटों को, अपने बाद वाले अपने वंश के लोगों को ही शासन देना है, यानी उसके खानदान से शासन बाहर भी न चला जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और इसको सही साबित करने के लिए वो धर्म को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, चाहे हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो। उन दोनों को अलग अलग समय में शासकों ने, सुल्तानों ने, बादशाहों ने अपने फ़ायदे के तरीके से उपयोग किया है। हम कालखंडों की बात करें कि इतिहास का जब हम डिवीज़न करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि क्लास 6 में आपने एंशिएंट पढ़ी है, इस बार आप मेडिवल पढ़ रहे हैं और फर्दर क्लास 8 में जाकर के आप मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डिवीज़न है वो किस प्रकार से होता है, यानी समाज में जो इतिहास लिखा गया पुराने दौर का, उस पूरे इतिहास को हम किस प्रकार से बांटते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश इतिहासकारों की, क्योंकि इतिहास को इस ढंग से ईयर वाइज लिखना, क्रॉनिकल स्टाइल में लिखना, ये अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था। और उन्होंने भारतीय पूरे इतिहास को इन 3 हिस्सों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश धर्म, स्वाभाविक तौर पर ये धर्मों के आधार पर उनकी पहचान है। और हमें ये भी समझना चाहिए कि जो अंग्रेज शासक थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनका उद्देश्य भी था कि हमारे देश में जो डिवीजन्स हैं उनको डिवीजन को और गहरा कर देना, हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को बढ़ा देना, ताकि वो भारत पर आसानी से शासन कर सकें। इसीलिए उन्होंने इतिहास को भी धार्मिक दृष्टिकोण से दिखा दिया कि ये हिंदू पीरियड है, ये मुस्लिम पीरियड है और ये ब्रिटिश पीरियड है। लेकिन आजकल के जो हमारे इतिहासकार हैं ये बहुत कम ही इस बात को मानते हैं, क्योंकि वास्तव में ये बात सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि हिंदू पीरियड में भी इस्लामिक आपको चीज़ें दिखाई देंगी, इस्लामिक पीरियड में भी हिंदुज़म का कुछ जगह पर आपको लक्षण दिखाई देते हैं। यानी धर्म के आधार पर हम इतिहास का वर्गीकरण नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। बाद का जो दौर है, बाद के दौर में हमने अपने पूरे हिस्ट्री को 3 बड़े हिस्सों में बांटा। उसमें से पहला जो हिस्सा है उसको एंशिएंट यानी प्राचीन हिस्सा कहा गया, एंशिएंट पार्ट। और उसमें आपने पढ़ा है कि किस तरीके से हंटिंग गैदरिंग होती थी, फिर बाद में शुरुआती दौर की खेती वाले कामकाज होने लगे, गांव बसे और शहर बसे, और धीरे धीरे शुरुआती छोटे छोटे कबीले और बाद में साम्राज्यों तक बात गई। हर्षवर्धन तक आपने पिछले वर्ष पढ़ा है। इसके बाद का जो इतिहास है, यानी प्राचीन इतिहास के बाद, ये अगर पहला हिस्सा इसको हम मान लें,
तो दूसरा हिस्सा नाम दिया गया मध्यकालीन यानी मेडिवल पीरियड। ये वो दौर था जबकि अब कृषकों का समाज बढ़ने लगा था, गाँव का आकार बढ़ने लगा, ये जो छोटे छोटे कबीले थे इनका आकार बड़े बड़े साम्राज्यों ने ले लिया और कई सारे धर्मों की प्रधानता इसमें होने लगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम का विकास हो, ये सब धीरे धीरे जुड़ने लगे। और तीसरा जो दौर है वो यूरोप के व्यापारियों के आने के बाद चेंज हुआ। यूरोप के व्यापारी आए और धीरे धीरे यूरोप की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत पर कब्जा कर लिया, भारत का इतिहास बिल्कुल एक नए दौर में चला गया। तो ये जो नया दौर है, जो पूरा दौर है, इसको हम आधुनिक काल कहेंगे। यानी जो इतिहास का डिवीजन है वो 3 पार्ट में हम कर सकते हैं, एंशिएंट पार्ट, मेडिवल पार्ट एंड मॉडर्न पार्ट। अगर इसको हम मेडिवल कह दें तो ये हो गया मॉडर्न पार्ट, आधुनिक काल। इस प्रकार से हम 3 अलग अलग कालखंडों में इनको पढ़ते हैं और आपकी जो पुस्तकें हैं 6, 7, 8 की हिस्ट्री की, वो इसी अनुरूप इसी सिस्टम को फॉलो करती हैं। हमने जैसा कि पढ़ा है कि पीछे का जो इतिहास है वो काफ़ी कुछ अलग है और उसको लिखने में बहुत सारी जो यूनिट्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, इतिहासकार उनको ध्यान रखते हैं। इसीलिए इनके बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से मध्यकाल और आधुनिक काल में जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी तुलनाएं आप किस प्रकार से कर पाते हैं, जबकि उस समय टेक्नोलॉजी बदल रही थी, सोसाइटी की दशाएं बदल रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं मध्यकाल को कई जगहों पर लिखा गया कि मध्यकाल एक रूढ़िवादी काल था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये बातें पूरी तरह से गलत हैं। इसीलिए इतिहास केवल एक पुस्तक से पढ़कर नहीं जाना जा सकता। इतिहास पढ़ने के लिए हमें कई अलग अलग एंगल से, कई अलग दृष्टिकोण से इतिहास को देखने और परखने की ज़रूरत पड़ती है। ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें जो समाज है वो लगातार बदलता गया है। इसकी इकोनॉमी लगातार इतनी डेवलप होती चली गई कि आप अनुमान करें कि अगर ये कहा गया कि मध्यकाल में रूढ़िवादी समाज था, उनमें किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो रही थी, लेकिन इसका उदाहरण आप देखिए कि ये प्रगति इतनी वास्तव में इतनी बड़ी प्रगति थी कि इसकी समृद्धि से, जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यूरोप के व्यापारी भारत में व्यापार करने आए थे भारत की समृद्धि को देख करके। यानी भारत उस समय समृद्ध था, भारत में जो कलाएँ थी, भारत में जो सारे रोजगार थे, व्यापार थे, वो सब उन्नत दशा में थे। और यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश दृष्टिकोण से देखेंगे तो इन्होंने लिखा कि पूरा मेडिवल पीरियड रूढ़िवादी था, उसमें विकास नहीं हो रहा था। यानी अगर इतिहास को केवल हम एक दृष्टि से पढ़ें, केवल सरकारी दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ा जाए, वो सरकारी इतिहास जो कि अंग्रेजों ने अपने दौर में लिखाया है, तो हमें इतिहास का वाकई बहुत कुछ हिस्सा है जो समझ में नहीं आएगा और या तो हम उसके बारे में गलत जानकारियाँ रखेंगे। इस तरीके से इस पूरे चैप्टर में हमने ये भी जाना कि हमारे इस पूरे वर्ष में यानी क्लास 7 की हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अब 1 बाय 1 अलग अलग चैप्टर में वो चीज़ें आती जाएंगी। पहले चोल एम्पायर के बारे में, फिर मेडिवल पीरियड में जैसे चेंज हो रहे थे नॉर्थ इंडिया में भी, सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड, और उनकी डिविजन्स के साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन है, उनका सोशियो कल्चरल जो चेंजेस आ रहे थे वो भी पढ़ने हैं। साथ ही साथ उस दौर में किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी हर राजा का जो आंतरिक प्रशासन था वो किस प्रकार से चलता था, इनको भी हमें जानना है। यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का उपयोग किया गया इस पूरे चैप्टर में, पांडुलिपियाँ, जाति, क्षेत्र, काल विभाजन, ये सब के बारे में भी आप कुछ कुछ शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। अपनी एक्सरसाइज बताई गई चीज़ों के आधार पर करने की कोशिश करेंगे। डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे वापस से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।